और बच्चों कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? अभी तो 2-3 दिन पहले रेलवे का टॉपिक एक दिए थे भूगोल का। आज ग्रामीण परिवेश सोचना स्टार्ट करें, ठीक है? शायद नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग। अब हम ग्रामीण परिवेश पढ़ाते हैं। बताए तुम लोग को ग्रामीण परिवेश क्या होता है, ठीक है? फिर उसके बाद से तुम लोग को एक कहानी आज सुनाएंगे, ठीक है ना? चलो देखो ब्लैक बोर्ड पे तुम। ओके, फिर बात करते हैं। तो ग्रामीण परिवेश पढ़ाते हैं। तो देखो ग्रामीण परिवेश पहले होता क्या है। ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है, और जब भी लेखपाल का एग्जाम होता है उसमें ये सब आते हैं। ग्रामीण परिवेश का मतलब ये होता है कि जिस राज्य संबंधी, जैसे तुम उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश की सिंचाई, उत्तर प्रदेश का कृषि, उत्तर प्रदेश के बाढ़, उत्तर प्रदेश में आपदा जो सूखा है, उत्तर प्रदेश की फसलें, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, ये सब तुम्हारा ग्रामीण परिवेश ही है। तो एक तो समझो जब उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो सारा कुछ उसी में आ जाएगा तुम्हारा। तो उसके बाद से कुछ इसके पैमाने होते हैं। इसका पैमाने का एक सिस्टम होता है जिसको याद किया जाता है, जैसे गज होता है, जैसे हेक्टेयर होता है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे हम लोग कट्ठा बोलते हैं, फिर बीघा होता है, फिर एकड़ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, एकदम आराम से 10-12 टॉपिक हैं इसके, अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो फिर वो पूरी के पूरे नंबर तुम लोग को क्लियर करा देता है। लेकिन आज तुम लोग हम जो बताने जा रहे हैं, समझो कि आज तुम लोग पहले जानकारी तो कर लो, पहले राजस्व विभाग होता क्या है और लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल के पास क्या क्या कार्य होते हैं, पहले ये जानो। और 2-4 नहीं 5-7 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत बेहतरीन तैयार कराते हैं, ठीक है ना? तो पहले सुनो फिर बात करते हैं। ग्रामीण परिवेश में पढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्व विभाग की, ठीक है ना? राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व परिषद और चकबंदी विभाग दोनों आते हैं। जैसे अभी चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आई थी, फिर रुक गई, और फिर अब आने वाली है, और राजस्व लेखपाल का भी आने वाला है, तुम लोग को मालूम है, और जल्दी आने वाला है बेटा, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व परिषद एवं चकबंदी विभाग, 2 विभाग आते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था जो है वो राजस्व परिषद है। फिर से ध्यान से सुनना, राजस्व विभाग के अंतर्गत 2 आते हैं, राजस्व परिषद और चकबंदी विभाग, ठीक है? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन है? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद जो है राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। 1831 में कहा हुई थी? इलाहाबाद में राजस्व परिषद की स्थापना। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है, और राजस्व परिषद जो है राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय भी है। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नर में से ही नियुक्त किए जाते हैं, यानी जो राज्य के कमिश्नर लेवल के अधिकारी होते हैं वही सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, उसी रैंक के अधिकारी। राजस्व परिषद के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रशासनिक और एक न्यायिक। प्रशासनिक कार्यों में देखो क्या क्या होता है? बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रख रखाव, माल गुजारी और अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। जबकि न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी और पूर्व विलोकन आदि आते हैं। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पे है? अभी मैंने ऊपर ही बताया, राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में। स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक भागों को बांट दिया गया था, यानी अलग कर दिया गया था। प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया, जबकि न्यायिक शाखा इलाहाबाद में ही है। आज भी वर्तमान में राजस्व विभाग में जो राजस्व परिषद है उसके 2 विभाग जो है 2 भागों में बांटा गया, एक प्रशासनिक एक न्यायिक। तो प्रशासनिक कहां पे है? लखनऊ चला गया, लेकिन न्यायिक आज भी कहां पे है? इलाहाबाद में। वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। फिर से ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व पदाधिकारी आते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, तो वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक, वो 2 प्रशासनिक कौन? 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। समस्त राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, उसके अंतर्गत जिलाधिकारी, उसके अधीन समस्त राजस्व पदाधिकारी आते हैं। मंडलायुक्त के सहयोग के लिए एक अपर मंडलायुक्त होता है, और ध्यान दीजिएगा उसके जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम, उसके बाद
उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, फिर उसके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। ठीक है, सबसे छोटा पद लेखपाल होता है। तो कहा जा सकता है सबसे छोटा पद लेखपाल होता है। ग्राम राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व परिषद के अनुभाग। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित, स्वयं सुनिएगा, राजस्व परिषद उत्तर, दो भागों में बांटा गया था ना, न्यायिक और प्रशासनिक। राजस्व परिषद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित न्यायिक कार्यालय में 2 अनुभाग है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ है। अब ये 19 अनुभाग और वो 2 अनुभाग हैं, इनके बारे में जैसे हम लोग अनुच्छेद पढ़ा है संविधान में, उसी तरह इनके बारे में भी सब में वर्णन है। हर अनुभाग में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो वो बात की बातें हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन होता है। राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है? जिलाधिकारी यानी कलेक्टर के अधीन होता है। अब ये क्रम बड़ा अच्छा से ध्यान सुनना। मैंने यहां बोला था 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य। तो 2 प्रशासनिक सदस्य में एक मंडलायुक्त होता है और दूसरा अपर मंडलायुक्त होता है, और 7 न्यायिक सदस्य में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, राजस्व के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन होता है। और यह देखना, प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। तो न्यायिक सदस्य में जिलाधिकारी होता है, जिलाधिकारी से नीचे अपर जिलाधिकारी, उससे नीचे उप जिलाधिकारी, उससे नीचे तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे नायब तहसीलदार, उससे नीचे राजस्व निरीक्षक यानी आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और सबसे नीचे लेखपाल होता है। ठीक है, ये था तुम्हारा राजस्व। अब बात करेंगे चकबंदी विभाग। राजस्व विभाग के अधीन दूसरा प्रमुख विभाग होता है चकबंदी। पहला होता है राजस्व परिषद, दूसरा होता है चकबंदी। इस विभाग का काम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद कहीं पूछा भी गया है, चकबंदी का काम क्या होता है? तो सुनिएगा, इस विभाग का काम खातेदारों की बिक्री जोतों को एकत्रित करना। जैसे पहले क्या होता था, कुछ यहाँ टुकड़े थे, कुछ जमीन के यहाँ टुकड़े थे, कुछ वहां थे, सबको इकट्ठा करके एक पास करना, एकत्रित करना। तो इस विभाग का काम खातेदारों की बिक्री जोतों को एकत्रित करना था। चकबंदी विभाग का प्रमुख चकबंदी आयुक्त होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में मुजफ्फरनगर के जिले के कैरोना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुई थी। सबसे पहले चकबंदी कहां से प्रारंभ हुई थी? चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत कैरोना तहसील और सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत मुसाफिर खाना तहसील में हुई थी। वर्तमान में सुल्तानपुर का जो मुसाफिर खाना तो तहसील है, अब वो अमेठी जिले के अंतर्गत आता है। वर्ष 1998 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। प्रदेश में कम से कम एक बार चकबंदी कार्यक्रम को पूरा किया जा चुका है, यानी पूरे राज्य में एक बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है। चकबंदी का वास्तविक काम चकबंदी लेखपाल द्वारा किया जाता है, और चकबंदी का रियल में वास्तविक काम कौन करता है? चकबंदी लेखपाल करता है। चकबंदी के लिए प्रदेश को कटकों में बांटा जाता है। पारदर्शिता हेतु प्रत्येक कटक में एक चकबंदी समिति का गठन की जाती है। चकबंदी समिति में कम से कम 5 सदस्य तथा अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी आयुक्त के कार्यों को करने के लिए सहयोग हेतु अतिरिक्त चकबंदी आयुक्त व संयुक्त चकबंदी आयुक्त का प्रावधान किया गया। ठीक है, जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। संचालक का मतलब आयुक्त ही होता है। ठीक है ना, तो जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी। 2 क्वेश्चन ध्यान से सुनना। राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन होता है, और यहां देखिएगा प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है, लेकिन चकबंदी का जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मैंने बताया उप संचालक चकबंदी। ठीक है, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। और ये 2 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल होना चाहिए कि राजस्व लेखपाल कलेक्टर के अधीन होता है यानी डीएम के अधीन होता है, और चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। तो एक थोड़ी सी जानकारी थी राजस्व विभाग के बारे में, राजस्व परिषद और चकबंदी विभाग के बारे में, जो तुम लोग को जानना चाहिए था, जो मैंने तुम लोग को बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेखपाल की। ठीक है, इसके बारे में जानो। ठीक है, पटवारी क्या होता है? तो पहले लेखपाल का पूरा नाम पटवारी ही था। ठीक है, पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। पटवारी का प्रारंभ 32 अंक वाला सिकंदरी गज पढ़ाया सब ना। पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1918 में सभी
सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में पटवारी नियुक्त किए थे, यानी हर गांव का में एक पटवारी नियुक्त किया सरकार अपना प्रतिनिधित्व के रूप में 1918 में। उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह, जब प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, तो उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के समय समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पटवारी की जगह कौन सा पद रखा गया? लेखपाल, जिसको हम लोग लेखपाल कहते हैं। और हो सकता है अगले साल जब तक तुम लोग ज्वाइन करो तब तक उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्राम राजस्व अधिकारी। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया ताकि जमीन का कंप्यूटरीकृत डाटा रखा जा सके। पटवारियों को पटेल भी कहते हैं। अब पटेल वो जाति वाला नहीं है, पटवारियों को पटेल, कारनामा अधिकारी, शान बोगरू आदि भी कहा जाता है। अब पटवारी के कार्य या लेखपाल के कार्य देखो, लेखपाल के कार्य, लेखपाल से ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। तो लेखपाल के कार्य जैसे इंपॉर्टेंट काम, तहसील दिवस मनाया जाता है तो तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल को तहसील में उपस्थित होना पड़ेगा। किसी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओला, पाला, घर या फसल में आग लगने पर कानूनगो को सूचित करे। कानूनगो मतलब आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, राजस्व निरीक्षक कानूनगो को रिपोर्ट देगा। पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर वो ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा को भी देगा, यानी गांव में अगर पशु में कोई संक्रामक रोग होता है तो उसकी जानकारी वो पशु चिकित्सा को देगा। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति के क्षति के सभी मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा, क्योंकि कलेक्टर के अधीन होता है, ठीक है। इसके अलावा भी कई काम होते हैं। जब उसके हल्के में आरआई यानी कानूनगो आता है तो सारी रिपोर्ट उनको पेश करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बहुत बेहतरीन चीज कुछ बताने वाले हैं। खेती के जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल तैयार करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे दस्तावेज है, और बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो बताते हैं, ठीक है। संकेत वीडियो ले लो, पूरा अच्छे समझा ना। ये कितना देर रुकेगा इसमें? तो ये तुम लोग को हमने लेखपाल के कार्य बता दिए। अब बड़ा बहुत ध्यान से देखना, खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं। जब तुम लोग लेखपाल बन जाओगे तो क्या क्या तुम लोग को तैयार करना है, ये चीज जानना है। पहला है नक्शा, ठीक है, जैसे नक्शा, खसरा, खतौनी, किसान बही, खेवट, दिनचर्या बही और सीमा गोचक चिन्हों की सूची, ये सब लेखपाल ही तैयार करता है। तो नक्शा, प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है और इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज होती है। इसमें गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता भी चलता है। ध्यान से सुनना फिर से, प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है और इस नक्शे का गांव की चौहद्दी दर्ज होती है और इसे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का भी पता चलता है। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है। और ये क्वेश्चन आया भी है, 3 बार निरीक्षण करता है। ध्यान दीजिएगा, लेखपाल इस दौरे को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं, द्वितीय पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं और तृतीय पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं, ठीक है ना। खरीफ पड़ताल 10 अगस्त से प्रारंभ होती है, द्वितीय पड़ताल 1 जनवरी से प्रारंभ होती है जो रबी पड़ताल होती है, और तृतीय पड़ताल जायद पड़ताल होती है जो 1 मई से प्रारंभ होती है। फिर से नक्शा के बारे में ध्यान दिया, प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है और इस नक्शे पे गांव की चौहद्दी दर्ज होती है। इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेतों की चौहद्दी का भी पता चलता है। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके में गांव के प्रत्येक वर्ष 3 बार निरीक्षण करेगा। 3 बार निरीक्षण करेगा जिसको राजस्व भाषा में पड़ताल करते हैं। और 3 बार कौन कौन सा? खरीफ पड़ताल 10 अगस्त, रबी पड़ताल 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और जायद पड़ताल 1 मई से प्रारंभ होता है। अब बात करेंगे खसरा। लोग बात करते हैं खसरा खतौनी क्या होता है, तो सुनो। खसरा कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए, कृषि आंकड़ा और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। और खसरा में 22 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 22 खाने। ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन था। खसरे में 22 खाने होते हैं और खतौनी में 13 खाने होते हैं। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। इसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है और साथ में उस जमीन के मालिकाना हक, मालिक का नाम पता भी लिखा रहता है, ठीक है ना।
खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है, इसमें किसी गांव जमीन के गांव के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा होता है। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। और खसरा का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सजरा नामक एक दस्तावेज के साथ किया जाता है, जिससे पूरे गांव का नक्शा होता है। सजरा में पूरे गांव का नक्शा होता है। उसे उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा देता है। इस पट्टियों का ब्यौरा को ही खसरा कहते हैं, खसरों में होता है। यह हर साल नवीनीकृत होता है, हर साल नवीनीकृत होता है और सजरा को गांव में नक्शा करते हैं, ठीक है ना। यानी एक तरह से खसरा जो होता है वो, ध्यान दीजिएगा, खसरा जो होता है वो क्या होता है? प्रतिवर्ष आकलन किया जाता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है, जिसमें गांव के जमीन के टुकड़े, किसान के नाम, उसमें उगाई जाने वाली फसलों का ब्यौरा होता है और उसके साथ सजरा भी जुड़ा होता है। और सजरा क्या होता है? गांव का नक्शा होता है। इसलिए शार्ट भाषा में कहा जा सकता है सजरा को गांव का नक्शा भी कहते हैं। अब बात करेंगे खतौनी। खसरा के बाद खतौनी। ये क्वेश्चन भी था किसी में, सजरा का प्रयोग किसमें होता है? तो खसरा। खतौनी, अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या, अब सुनिएगा, गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल पर नवीनीकृत किया जाता है। यानी पूरे गांव का लेखा जोखा खसरा में होता है और गांव के अंदर किसी एक परिवार का लेखा जोखा खतौनी में होता है, ठीक है। इसे हर 6 साल पर नवीनीकृत किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी में होती है। खसरे के अंतर्गत खतौनी, इसमें केवल 13 खंड होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसान बही। बड़ा अच्छा किसान बही पे क्वेश्चन भी है। किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है। किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो कि किसान के पास ही रहती है और वह तैयारकर्ताओं द्वारा, जो किसान के पास ही रहती है, किसान के पास रहती है और वह तैयारकर्ताओं द्वारा मात्र 10 रुपये शुल्क देकर दिए जाने पर किसान को उपलब्ध करा दी जाती है। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक संबंधी विवरण होता है, जिससे किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है, ठीक है। अब बात करेंगे खेवट। खेवट तो अब नहीं होता है इसका यूज, लेकिन खेवट के बारे में सुनो। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के पूर्व, यानी उसके पहले, प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे, एक खेवट, एक खतौनी, ठीक है। खतौनी अब भी रखी जाती है क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें यह वर्णित होता है कि कौन जोतेदार किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहा है, जबकि खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर है। अतएव जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया है। तो जब जमींदारी बंद हो गई तो खेवट भी बंद हो गई। अब बात करेंगे दिनचर्या बही यानी डायरी। ये डायरी लेखपालों के पास परमानेंट रहता है। डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन किया जाता है, वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होता है, ठीक है। 1 अगस्त से 31 जुलाई। सीमा घोतक चिन्हों की सूची। सीमा घोतक चिन्हों की सूची बड़ा अच्छा चीज होता है, इससे जानकारी हो जाती है। अच्छा चलो बताते हैं। इस अभिलेख में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह कागजात किसी विवादास्पद भूमि या सीमा विभेद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नथी रहता है। जो खसरा होता है उसमें नथी होता है। सीमा घोतक चिन्हों की जो सूची होती है उसी में, तो सीमा घोतक चिन्हों की जो सूची होती है, जो खसरा होता है, गांव का नक्शा होता है, उसमें इसको रखने से होता है कि कौन सी भूमि विवादित है, इससे पता चलता है, ठीक है। कृषि वर्ष, अब ये आपके हो गए। लेखपाल के कार्य हो गए, लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या इनको रखने होते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कृषि वर्ष। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं, जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 जून को समाप्त होती है। और अमीन नामक एक कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, अमीन नामक एक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। तो भू राजस्व की वसूली कौन करता है? अमीन नामक कर्मचारी करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा, खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। अधिकार अभिलेख, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका तहसील दिवस। तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को जिले के हर तहसील में प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है, ठीक है। तहसील दिवस बड़ा अच्छा क्वेश्चन से मिला था, हम बता रहे हैं। तहसीलदार शब्द मुगल काल शब्द है
जो अरबी भाषा से व्युत्पन्न है, ठीक है ना, तहसीलदार। तो तहसील और दार, तहसील का अर्थ होता है राजस्व संग्रह और दार का अर्थ होता है पद का धारक, यानी राजस्व के संग्रह का पद का धारक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कर संग्राहक। और यह शायद 16 वाले लोअर में आया था, किसी में आया था, कर संग्रह, किस पद को कर संग्रह करते हैं, तो तहसीलदार। ठीक है, तो आज तुम लोग को मैंने ये बताया पटवारी के बारे में, पटवारी से लेखपाल, फिर लेखपाल के कौन कौन से कार्य होते हैं, और लेखपाल को ये सब दस्तावेज तैयार करने होते हैं। उसके अलावा एक राजस्व विभाग होता है, एक चकबंदी विभाग होता है। राजस्व विभाग में मैंने बताया, राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं राजस्व परिषद और चकबंदी। राजस्व परिषद जो होता है, राजस्व जो क्या कहता है, तुम लोग हमेशा कंफ्यूज कौन सा चकबंदी किसे कहते हैं, राजस्व किसे कहते हैं। तो राजस्व जो लेखपाल होता है वो कलेक्टर के अधीन होता है, लेकिन चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। ठीक है, जितना अटा है उतना एडजस्ट कर दिए, फिर बात करते हैं। तो बच्चों, तब कंप्लीट हो गया ये तुम लोग को हमने पढ़ा दिया। ये नॉर्मल चीजें जानकारी होनी चाहिए, राजस्व परिषद, चकबंदी विभाग और तुम्हारे ये पटवारी के बारे में। और फिर लेखपाल के देखो क्या क्या कार्य होते हैं, लेखपाल बनने के बाद भी बहुत कार्य हैं। ठीक है, तो इसका अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है ना। अभी इसके बाद बहुत कुछ चीजें हैं, तुम लोग को देंगे, धीरे धीरे सब देंगे, ठीक है ना। अब तुम्हारा लॉकडाउन भी अब खुलने लगा है, 8 तारीख से तो सारे मॉल और मंदिर सब खुल रहे हैं। और संभवतः जुलाई 1 जुलाई से ही तुम लोग के कोचिंग सब खुल जाएंगे। और देखो अब जैसा सूचना होगा 15 जून के बाद हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो चलो एक कहानी सुना देते हैं तुम लोग। और कैसे हो, ठीक हो? हैं, एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी बड़ा अच्छा लॉकडाउन पे एक कहानी है। और हमको एक लड़का फ़ोन किया था तो बड़ा उदास था, उसी पर हमको लगा कि चलो एक बच्चों को कहानी देते हैं। सुनो ध्यान से। मनीष नाम का एक लड़का था। अरे वो मनीष नहीं जो नौकरी कर रहा है, मनीष नाम का एक लड़का था। तो बड़ा होनहार और तेज लड़का था। बड़ा होनहार और तेज था, अपने गुरुजी का प्रिय था, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि उसके गांव में बाढ़ आ गया। नदी किनारे उसका गांव था, तो गांव में बाढ़ आ गया। जब गांव में बाढ़ आया, अब देख लो बेटा, कोरोना का काल चल रहा है, 2-2, 3-3 महीने से सब लोग घर पर हैं। उसी तरह जब किसी गांव में बाढ़ आता है तो 2-2, 3-3, 6-6 महीने तो लोग अपने घर पे रहते हैं। तो बाढ़ में तो और दिक्कतें होती हैं। पूरे गांव में बाढ़ था, सब लोग अपने छत पर, पेड़ों पर अपने जीवन का यापन कर रहे थे। वो सुविधाएं नहीं होती है। उसी तरह मनीष भी अपने जीवन का यापन कर रहा था। 3-4 महीने बीत गए। जब बरसात खत्म हुई, बाढ़ का पानी गया, तब लोग नीचे आए और तब मनीष स्कूल आया। 4 महीने बाद जब मनीष स्कूल पहुंचा तो बहुत पीछे हो चुका था, बहुत पीछे हो चुका था। इतना पीछे हो चुका था कि उसको हमेशा अपने अंदर ग्लानि होती थी कि मेरा साल खराब हो गया, हमारा बेकार हो गया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, इस साल हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सबसे पीछे हो गए। हमेशा उदास रहने लगा। एक दिन गुरुजी देखे तो पूछे, क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, बड़ा उदास हो। तूने बताया सर अब तो मेरी सारी पढ़ाई खराब हो गई, मेरे घर गाँव में बाढ़ आ गया था तो मेरी सारी सब कुछ 4 महीने से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो गुरुजी कहें अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करो। एक बार टहलते टहलते गुरुजी उसके घर पहुंचे। रात को 7-8 बजे उसके घर पहुंचे। देखा, गुरुजी का आदर सत्कार किया। जाड़े का दिन था, गुरुजी बैठे वहाँ पे। तो जब बैठे तो सब लोग हाथ सेक रहे थे अंगीठी पे। तो गुरुजी ने क्या किया, चिमटे से उस अंगीठी में से एक कोयले को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब कोयला निकल कर उस आग में से, उस अंगीठी में से निकल कर मट्टी में चला गया और बुझ गया। तो मनीष ने कहा सर ये क्या किए, इस कोयले को फेंक दिए वो मट्टी में, वो तो बुझ गया, खराब हो गया। क्या कोई बात नहीं। उन्होंने फिर कोयले को उठाया और फिर अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद फिर वो जलने लगा। तो कहें देखो मनीष, यही जिंदगी है। अरे कोयले से निकल गए हो, क्या दिक्कत है, फिर कोयले में ले आना है, फिर गर्म हो जाओगे, फिर जलने लगोगे। तो घबराओ मत, आराम से रहो, खुश रहो, कुछ दिन में खुलने वाला है, आओ और फिर तपना स्टार्ट करो और जम के सब तैयारी करो। और अगस्त में सारी वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना। खुश रहो और सब ठीक है, ओके।